जिसका कोई जवाब हो ऐसा सवाल दो, अपने लहू में हरगिज न इतना उबाल दो। दिल से कभी उड़ान की हसरत न जाएगी, पंछी को चाहे सोने के पिंजड़े में डाल दो। दिल से कभी उड़ान की हसरत न जाएगी, पंछी को चाहे सोने के पिंजड़े में डाल दो। और कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा है, कभी बेसबब मुस्कुराना पड़ा है। वही जानता है जवानी की कीमत, बुढ़ापे में जिसको कमाना पड़ा है, बुढ़ापे में जिसको कमाना पड़ा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान में हम लोग आज जीवधारियों का वर्गीकरण तथा जीवधारियों की जो कैरेक्टरिस्ट हैं उसका अध्ययन तथा द्विनाम पद्धति को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा संबंधित टॉपिक से अगर कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो आइए हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविनेरस के द्वारा किया गया। लैमार्क फ्रांस के निवासी जबकि ट्रेविनेरस जर्मनी के निवासी थे। जो जीव विज्ञान शब्द है, ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अथवा अध्ययन। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर जीव विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषा है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल जीवित जंतुओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि जीव विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर समस्त जीवित एवं मृत जीव जंतु जितने भी हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। पीसीएस में एक बार एग्जाम में यह पूछा गया था कि जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया गया था, तो उसमें ऑप्शन दिया था कि जीवित प्राणियों का, मृत प्राणियों का, जीवित एवं मृत दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जो है दोनों जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के संबंध में अरस्तु जो है इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। यही कारण है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, इसके दो उपशाखाएँ हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा है जंतु विज्ञान अथवा प्राणी विज्ञान जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। तो जो बॉटनी शब्द है यह ग्रीक भाषा के बॉस्किन से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है चरना अथवा अर्श। यानी पृथ्वी पे वे सभी वनस्पतियाँ जिसको प्राथमिक उपभोक्ता उसका उपभोग कर सकते हैं अथवा जिसको खाया जा सकता है, वह सभी वनस्पतियाँ वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। यानी जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं जिसको मनुष्य अथवा प्राथमिक उपभोक्ता उसका उपभोग करता है, वह सभी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति विज्ञान के संबंध में एक थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक एक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 छोटे बड़े पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन करके इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था और उसमें यह बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से पेड़ पौधे जंतुओं के लिए यानी मनुष्य के लिए किस प्रकार से आवश्यक होते हैं, किस प्रकार से ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार से मनुष्य जो है पर्यावरण के लिए आवश्यक होता है। यानी इन दोनों के बीच यह अंतर संबंधों को इसमें अध्ययन करके इस पुस्तक में इन्होंने बताया था। यही कारण है कि थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी अथवा वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो जूलॉजी है, जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लोगस। जू का अर्थ होता है प्राणी, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के संबंध में अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक में अरस्तु ने लगभग 500 छोटे बड़े जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करके इसमें वर्णन किया था तथा जंतुओं के व्यवहारों का, जंतुओं का वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का उसमें वर्णन किया था इस पुस्तक में। यही कारण है कि अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता तथा
जंतु विज्ञान का पिता, इन दोनों का जनक अरस्तु को माना जाता है। हम लोग जीवधारियों के गुण को देख लेते हैं, यानी जितने भी पृथ्वी पर समस्त पेड़ पौधे एवं जंतु हैं, उन सभी के मध्य उन सभी में कुछ न कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं, कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। अगर वह क्वालिटी, वह गुण उन जंतुओं अथवा जीवों के बीच अगर नहीं देखने को मिलता है तो वह सजीव नहीं बल्कि मृत समझे जाएंगे। तो हम लोग जीवधारियों के गुणों को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वह है श्वसन, यानी रिस्पायरेशन, यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनमें श्वसन जैसी क्रिया का संपादन होता रहता है। यानी श्वसन अगर नहीं होगा तो जितने भी वनस्पति अथवा जीव जंतु हैं वह जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी जो श्वसन है यह जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण है। इस क्रिया में जो जीव होता है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर के तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार की क्रिया करके जो यह वनस्पतियां हैं अथवा जीव हैं, ये अपने संपूर्ण जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। दूसरा है कोशिकीय संरचना, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जैसे मान लीजिए कि जिस प्रकार से कोई एक मकान है वह विभिन्न प्रकार के ईंटों से मिलकर के बना होता है, ठीक उसी प्रकार जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं यह सभी छोटे छोटे अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती हैं वह शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। अब तीसरा देख लेते हैं, यह आकृति एवं आकार है। यानी जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, ये इन सभी का कुछ न कुछ आकार है, एक निश्चित आकार है। उसके बाद उसमें जो है आकार में वृद्धि अथवा विकास रुक जाता है, फिर वह धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। चौथा है उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी जितने भी सजीव हैं, इन सजीवों के कोशिकाओं में होने वाले संपूर्ण जैविक क्रियाएं, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को उपापचय अथवा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह क्रिया दो रूपों में संपन्न होती है। पहला अपचय के रूप में तथा दूसरा उपचय के रूप में होता है। अब हम लोग जो दूसरा है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, यह भी जो है प्रोटोप्लाज्म, यह भी समस्त जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर यह प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। छठा जो है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी में प्रजनन की क्रिया संपन्न होती रहती है। यानी प्रजनन की क्रिया के माध्यम से ही यह जीव जंतु अपने ही समान एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया के द्वारा यह अपने वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। सातवां है पोषण, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी न्यूट्रिशन में जितने भी जीव हैं वह जीव अपने क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण प्राप्त करते हैं। यानी पोषण से ही वह अपने ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जैसे कि पौधा जो होता है वह अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की विधि से करता है, जबकि जो जंतु होते हैं वह पौधे पर आश्रित होते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो जंतु होता है यह परपोषी होता है, क्योंकि यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि यह दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं। यानी दूसरे सजीवों को ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आठवां है अनुकूलन, एडाप्टेशन। जो एडाप्टेशन होता है, जीवों में यह क्षमता होती है कि वह अपने जीवन संघर्ष को सफल बनाने के लिए अपने संरचनाओं में, कार्यों में समय समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। यानी जिस प्रकार की परिस्थिति देखते हैं मनुष्य, उस प्रकार वह ढल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कश्मीर में रहने वाला जो जीव जंतु है वहाँ के अनुसार अपने को ढाल लेता है, यानी ठंडी जगहों में रहने वाला जो जंतु है वह वहाँ के अनुसार रहेगा। जो बहुत अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहा है वह वहाँ के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। यानी जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें एडाप्टेशन, अनुकूलन की क्षमता होती है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। नौवां जो है यह संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी में जो जीव होते हैं यह संवेदनशील होते हैं। वे जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं तथा उनके अनुसार अपने को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं। 10वां है उत्सर्जन, यानी जो मनुष्य अथवा जितने भी जीव जंतु होते हैं जो भी वह अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं, फिर उसको किसी न किसी माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से उसका उत्सर्जन करते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। यानी सभी प्रकार की जीवधारी जो होते हैं उनके शरीर में कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे CO2 अथवा यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। यह हानिकारक अथवा टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं, यह पदार्थ मनुष्य के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। सजीवों के द्वारा यह की गई संपन्न जो क्रिया है
इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो 11वां जीवन चक्र इसको इंग्लिश में लाइफ साइकिल बोलते हैं, यानी सभी जीवधारी जो होते हैं वह अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण से अपना जन्म लेते हैं, यानी जो भ्रूणावस्था से अपने जीवन प्रारंभ करते हैं तथा एक समय के बाद वह अपने जीवन को त्याग देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मनुष्य है, वह भ्रूणावस्था से अपने जीवन को प्रारंभ करता है और 60 साल जाते जाते वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी एक निश्चित समय के बाद वो अपने जीवन चक्र को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं उनका एक निश्चित एज होता है, एक निश्चित समय होता है, उसी के अनुसार अपने वह जीवन क्रिया को संपादित करते रहते हैं। अब हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, इसको सबसे पहले वैज्ञानिक आधार जॉन रे के द्वारा दिया गया, लेकिन इनके इस विचार को मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। आगे चल के कैरोलिस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का जो है प्रतिपादन किया, यानी जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है यह कैरोलस लिनियस के द्वारा ही किया गया है। कैरोलस लिनियस ने महत्वपूर्ण पुस्तकें जीवधारियों के संबंध में लिखा था। इसमें जो महत्वपूर्ण है, पहला है जेनेरा प्लांटेरम, दूसरा सिस्टेमा नेचुरी, तीसरा है क्लासेस प्लांटेरम, चौथा है फिलोसॉफिया बॉटनिका। इसमें इनका जो दूसरा पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, इस सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया। पहला पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम बोलते हैं, दूसरा जंतु जगत जिसको एनिमल किंगडम बोलते हैं। इन्होंने दो भागों में संपूर्ण जीवधारियों को वर्गीकृत किया। यही कारण है कि कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद यह जो परंपरागत दो वर्ग का वर्गीकरण था पादप एवं जंतु का, यह काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन आगे चल के आर एच हिटेकर जो हैं हिटेकर, यह संपूर्ण जीव जगतों को 5 भागों में वर्गीकृत किया। और इन्होंने जो कैरोलस लिनियस का मत था इसको पूरी तरह से खंडित किया, और इन्होंने यह बताया कि जो संपूर्ण पृथ्वी पर जीव जंतु हैं इनके 2 जगत नहीं बल्कि 5 जगत हैं। इसमें पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक फंजाई, तीसरा है एनिमेलिया। अब हम लोग जो 5 जगत हैं इसको बारी बारी से देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला जगत है मोनेरा जो होता है, मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव, अर्थात जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है किंतु केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसे जीव को हम लोग मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल, ये सभी जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय जीव, यानी ऐसे जीव जिसमें एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अथवा जितने भी जलीय जीव होते हैं या यूकैरियोटिक जीव, ये सभी जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम, यह सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जो युग्लिना होता है, युग्लिना पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होता है। यह पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी इसलिए होता है क्योंकि जो युग्लिना होता है इसमें दोनों गुण पाया जाता है, वह स्वपोषी भी होता है परपोषी भी होता है। यानी यह जो है अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेगा, तथा अगर सूर्य का प्रकाश इस युग्लिना को नहीं मिलेगा तो यह दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। यही कारण है कि इसको पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी बोला जाता है। अब जो तीसरा जगत है पादप जगत, जिसको प्लांटी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी पृथ्वी पर जितने भी वनस्पतियाँ हैं अथवा जितने भी बहुकोशिकीय अथवा प्रकाश संश्लेषी या उत्पादक जीव हैं, ये सभी इस पादप के अंतर्गत आते हैं। हम लोग अगला कवक देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। यह यूकैरियोटिक होता है किंतु इसमें पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण अथवा फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है यह पर्णहरित तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हो पाती है। यही कारण है कि कवक में प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया नहीं हो पाती है। और कवक का जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है। यह कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जो फंजाई होता है, फंजाई का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो यह काइटिन से बना होता है। अगला जो जगत है एनिमेलिया है, इसको देख लेते हैं। तो एनिमेलिया में जितने भी जंतु हैं अथवा जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं, यूकैरियोटिक अथवा उपभोक्ता जीव, ये सभी एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा हो गया, जेलोफिश, क्रीम, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव, ये सभी जो है एनिमेलिया के अंतर्गत ही आते हैं।
यानी उत्पादक का जो भी उपभोग करता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सभी जो है एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को देख लेते हैं। तो जो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति है, इसका प्रतिपादन सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। कैरोलस लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जो पहला होता है, यह पहला जो नाम होता है यह वंश का नाम या जेनेटिक नेम होता है। जो दूसरा नाम होता है वह जाति अथवा स्पीसीज का नाम होता है। इसके बाद जो इन दोनों का वंश तथा जाति का नाम होता है, इस नाम के बाद जो लिखा रहता है वह उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया होता है अथवा जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको देखा रहता है। जैसे मान लीजिए होमो सैपियंस लिन है, तो इसमें जो पहला होमो है यह इसके वंश का नाम है तथा जो सैपियंस है यह इस मनुष्य की जाति का नाम है, और जो लिन है यह कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले देखा था, इसलिए इसका नाम लिन जुड़ा हुआ है। यानी होमो उस वंश का यानी मनुष्य के वंश का नाम है तथा सैपियंस उस मनुष्य के जाति का नाम है। एक प्रकार से जो कैरोलस लिनियस है, जो इन्होंने बताया कि पहला वंश तथा जाति दूसरा रहेगा, उसमें इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला है जैसे मेढक, फ्रॉग, इसको राना टिग्रिना, इसको वैज्ञानिक नाम भी बोलते हैं। दूसरा है बिल्ली कैट, फेलिस डोमेस्टिका। तीसरा है कुत्ता डॉग, कैनिस फैमिलियरिस। तथा अगला है काऊ, जिसको बोस इंडिकस भी बोलते हैं। अगला है हाउस फ्लाई, मक्खी, जिसको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं वैज्ञानिक नाम में। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। तथा धान का रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम ओरिजा सैटिवा है। तथा गेहूं का रासायनिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। तथा मटर का रासायनिक नाम, जिसको मटर को इंग्लिश में पी बोलते हैं, गेहूं को व्हीट बोलते हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम है। तथा चना को इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम सीसर एरियंटिनम है, सीसर एरियंटिनम है। जबकि जो सरसों है, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कैम्पेस्टिरस, यह जो है मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है। तो जीवधारियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसका हम लोग इसमें अध्ययन कर लिए। आगे की वीडियो में हम लोग कोशिका का अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।